रसिका पांडे, बहुत बहुत स्वागत है आपका विस्तार न्यूज में। देखिए, आज है वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे, लेकिन लोगों के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं। क्या हाइपरटेंशन ओवर स्ट्रेस होता है? क्या हाइपरटेंशन हार्ट से जुड़ी हुई कोई बीमारी है? चलिए, आज इन्हीं तमाम सवालों के जवाब देने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर स्नेहिल गोस्वामी, पोस्ट कंसल्टेंट इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट, NHMMI हॉस्पिटल रायपुर से। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका विस्तार न्यूज़ के ऑफिस में। आज हम वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे पर बात करने वाले हैं, लेकिन मेरा जो पहला सवाल रहेगा आपसे यही रहेगा, क्योंकि हम जब भी हाइपरटेंशन ये वर्ड सुनते हैं तो लोगों के मन में आता है ये ओवर स्ट्रेस होगा या ज़्यादा टेंशन होगा या साइकेट्रिस्ट प्रॉब्लम हो सकती है। बट ये होती क्या है, कौन सी प्रॉब्लम होती है, क्या होता है सर हाइपरटेंशन? जैसा कि इस वर्ड में है, एक्चुअली ये हम डॉक्टर्स की कमी है जो मैं एक्सेप्ट करूँगा। हाइपरटेंशन का मतलब ये होता है मेडिकली कि जिसका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। लेकिन जैसा कि अगर एक आम जनता के पास ये वर्ड जाएगा, हाइपर मतलब ज़्यादा, टेंशन मतलब जिसको ज़्यादा टेंशन है। राइट। तो अगर कई बार हमारे पास पेशेंट आते हैं और हम उनसे बोलते हैं कि आपको तो बीपी की दवाई चल रही है, ठीक है, या हम उनको बोलते हैं आपको हाइपर टेंशन है, तो वो बोलते हैं कि नहीं, मुझे कोई किसी प्रकार की टेंशन नहीं है, मेरी लाइफ में सब कुछ सेटल चल रहा है। तो उनको बताना पड़ता है कि ये जो बीपी बढ़ा हुआ है, मेडिकली वो टर्म हाइपर टेंशन है। तो इसमें तीन चीज़ों पे कमी है। एक तो इस टर्म पे ज़्यादा प्रकाश नहीं है आम जनता के पास कि हाइपरटेंशन का मतलब ये होता है कि हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। एक सेकंड की वैल्यू कितनी है ब्लड प्रेशर की, इसको लेके खासी कन्फ्यूजन है आम जनता में। और तीसरे और भी कई मिथ्स हैं जो फर्दर मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। बिल्कुल। सर, मेरा अगला सवाल आपसे रहेगा ये कि हाइपरटेंशन की जब हम बात करते हैं तो क्या इसमें ऐसा कुछ होता है कि एक एज ग्रुप के बाद ही आपको हाइपरटेंशन की, क्योंकि हम देखते हैं छोटे छोटे बच्चों को भी आजकल बीपी की समस्या है, बुजुर्गों को भी, इसमें कोई एज फैक्टर रह नहीं गया है? रसिका, इसमें एक्चुअली ब्लड प्रेशर को हम लोग दो हिस्से में डिवाइड करते हैं। ओके। एक टर्म रहता है असेंशियल हाइपरटेंशन, यानी कि जिसका कोई कारण नहीं होता। और दूसरा रहता है सेकेंडरी हाइपरटेंशन, जिसके पीछे कुछ छुपा हुआ कारण रहता है। जैसा कि आपने बच्चों का जिक्र किया, कई बार ऐसे बच्चे आते हैं जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है, तो माँ बाप बहुत अचंभित हो जाते हैं कि सर 12 साल 13 साल की उम्र में कैसे ब्लड प्रेशर हो सकता है, और वो उसको कोरिलेट करने लगते हैं कि शायद एग्जाम था इसलिए बीपी बढ़ गया हो। लोगों की धारणा ये रहती है कि सिर्फ हमारे दिमाग में स्ट्रेस बढ़ा है, टेंशन बढ़ा है, इसलिए ब्लड प्रेशर बढ़ा है। लेकिन इसके कई जो सेकेंडरी हाइपरटेंशन है उसके पीछे हार्मोनल कॉजेज रहते हैं। जैसे किसी का थायराइड अगर ऊपर नीचे, किसी प्रकार का ट्यूमर है शरीर के अंदर, किसी प्रकार के हमारे जो एड्रिनल ग्लैंड्स रहते हैं जो इमरजेंसी हार्मोन्स बनाते हैं, इसमें कुछ ऊपर नीचे है। तो इस तरीके के कई ऐसे छुपे हुए कारण रहते हैं जो कि सेकेंडरी हाइपरटेंशन करते हैं। अब प्रश्न का जो पहला हिस्सा जो सबसे इम्पॉर्टेंट आपने बात की कि ये जो ब्लड प्रेशर की बीमारी है ये कोई उम्र देख के नहीं होती। ये एक मिथ है कि सिर्फ बुजुर्गों को ब्लड प्रेशर होता है। जब हमारे पास कोई 20 साल 25 साल का जवान लड़का बैठता है और उसका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है, तो वो ये एक्सेप्ट नहीं करता। वो बोलता है कि सर आप अपनी मशीन बदल लीजिए, शायद मशीन में कुछ प्रॉब्लम है। तो ये एक मिथ है जो आम जनता तक जाना चाहिए कि बीपी उम्र देख के नहीं हो सकता, किसी को भी हो सकता है। रसिका को भी ब्लड प्रेशर हो सकता है, डॉक्टर स्नेहिल को भी ब्लड प्रेशर हो सकता है। बिल्कुल, आपने बहुत सही बात बोली। और जब आप बता रहे थे कि छोटे बच्चे आते हैं या 12 साल के बच्चे को भी कई बार बीपी की प्रॉब्लम होती है, तो आप कैसे डील करते हैं डॉक्टर इस पर? क्योंकि पेरेंट्स डर जाते होंगे, घबरा जाते होंगे, और आप लोगों के लिए फिर एक अलग चैलेंज होता है कि साथ ही जो पेशेंट है उनकी फैमिली को भी कन्विंस करना, उनको समझाना, क्योंकि इसको कई बार उन लोग बहुत बड़ा, लोगों के लिए बीपी बढ़ना मतलब ये बहुत बड़ी बीमारी हो गई वैसा ले लेते हैं। ये बहुत ही अच्छा सवाल है। इसमें क्या होता है कि जैसे ही मैं किसी को इन्फॉर्म करता हूँ कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, आपको बीपी की दवाई खानी होगी, उसके आगे मैं जो भी बोलता हूँ वो सुनना बंद कर देते हैं। क्योंकि ये उनके लिए एक शॉक की तरह आता है। और ब्लड प्रेशर के लेके लोगों की धारणा ऐसी है कि ये ऐसा ही बीमारी हमको हो गई है कि अब हमें ज़िंदगी भर दवा खानी पड़ेगी, पता नहीं हमें क्या होगा, कहाँ से ये रोग आ गया। वो किसी भी डिसीज़ को इस तरीके से लेते हैं कि कुछ बहुत बड़ा डायग्नोसिस उनका हो गया। ब्लड प्रेशर आज की जनता में, मतलब अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो 1980 के दशक में 3 से 4% आबादी को ब्लड प्रेशर था। लेकिन जब हम 2025 तक पहुंचते हैं तो लगभग 25% से ऊपर आबादी को ब्लड प्रेशर है। ये मैं अर्बन सेंटर यानी कि शहरों के आंकड़े बता रहा हूँ, गाँव के तो हमारे पास आंकड़े ही नहीं। तो अगर एक हमारा जैसा देश जिसकी आबादी 1.4 बिलियन है, उसकी 1/4 आबादी इस बीमारी के साथ रह रही है, तो आप भी उसके साथ रह सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। और बीमारी क्या है कि अगर मैं किसी को बोलूं कि मान लीजिए
सामान्य सा उनको चेहरे पे कोई दाग हो गया है, पिंपल हो गया है, ये ट्यूब लगाना है और ज़िंदगी भर लगाना है, वो उसको उतनी बुरी तरीके से नहीं लेंगे। लेकिन अगर मैं किसी को बोल दूं कि आपको ब्लड प्रेशर है और आपको ये दवाई एक गोली बस सुबह रोज़ खानी है, वो उसको इतना प्रेशर करके लेंगे कि, तो ये हमको थोड़ा सा समझना होगा कि एक गोली खाने से अगर आपका बीपी नॉर्मल रहता है, आप नॉर्मल ज़िंदगी ही जिएंगे, उसमें कोई भी प्रिकॉशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपकी जॉब सेम रहेगी, आपकी फिजिकल एक्टिविटी सेम रहेगी, आपका स्पोर्ट्स सेम रहेगा, आपके जिम करने की टेंडेंसी सेम रहेगी। ऑल यू हैव टू डू कि आपको सिर्फ एक गोली खानी है ब्लड प्रेशर की। राइट सर, जैसे कि आपने शुरू में बताया कि हाइपरटेंशन का स्ट्रेस से लेना देना नहीं होता है। हाइपरटेंशन बीपी फ्लक्चुएट जब होता है तो उसका कॉज होता है, लेकिन क्या स्ट्रेस का रिलेशन हाइपरटेंशन से होता है, बीपी बढ़ना? क्योंकि हम देखते हैं कि कई बार लोग बहुत स्ट्रेस होते हैं, वो पसीना पसीना हो जाते हैं, उनका बीपी बढ़ जाता है, तो स्ट्रेस का लेना देना होता है इससे? ये दोनों चीज़ें कुछ इस तरीके से इंटरलिंक्ड है कि जैसा मैंने आपको बताया कि मैंने सामने पेशेंट को बताया कि आपको हाइपरटेंशन है, आपको बीपी है, अब उन्होंने मानसिक तनाव लिया, तो मानसिक तनाव भी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा सकता है। मानसिक तनाव आपके वो हार्मोन सिक्रीट करता है जिससे कि जो इमरजेंसी के दौरान सिक्रीट होते हैं। फॉर एग्जांपल, किसी बच्चे का एग्ज़ाम का रिजल्ट आने वाला है, उस रिजल्ट के पहले उसका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहेगा, आप कुछ स्पेशल रिपोर्टिंग करने वाले, ठीक है, किसी बड़े सेलिब्रिटी का इंटरव्यू लेने वाले हैं, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा रहेगा। तो दिस इज़ हाउ स्ट्रेस रेगुलेट्स ब्लड प्रेशर, क्योंकि उस दौरान हमारे नॉर्मल होता है क्या? ये नॉर्मल होता है, ये नॉर्मल होता है। अब क्या ब्लड प्रेशर को हम मानसिक तनाव का कारण बना लें? नहीं, ये वैसा नहीं, वाइस वर्सा नहीं रहता। तो मानसिक तनाव की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, लेकिन क्या ब्लड प्रेशर की वजह से मानसिक तनाव बढ़ना चाहिए? ये हमारे कंट्रोल में है। तो ये हमको कंट्रोल करके रखना है कि ब्लड प्रेशर को हम कोई ऐसा लाइलाज बीमारी ना कंसिडर करें। परेशान आपको तब होना है कि आपको कोई ऐसी बीमारी हो जिसमें डॉक्टर ने जवाब दे दिया हो कि इसका इलाज संभव नहीं है। ब्लड प्रेशर के लिए मार्केट में कम से कम 6 अलग अलग प्रकार की दवाइयाँ अवेलेबल है और ये बिल्कुल कंट्रोल किया जा सकता है। तो इसको आप उस तरीके से स्ट्रेस की तरह ना लें। सर, ब्लड प्रेशर का जो फ्लक्चुएशन होता है, जो हार्ट अटैक के हम केसेस सुनते हैं, तो कितना ज़्यादा इसका रिलेशन होता है? क्योंकि हम देखते हैं, मैं फिर उसी बात पर घूम के आऊँगी कि कोई एज ग्रुप नहीं रह गया है। कई बार हम खबर पढ़ते हैं कि 10 साल के बच्चे के हार्ट अटैक में मौत हो गई, 12 साल के बच्चे के हार्ट अटैक में मौत हो गई, और हम देख रहे हैं कि आज के वक्त में ये ज़्यादा हो रहा है। बहुत सारे केसेस हैं यंग जनरेशन जिनकी मृत्यु हार्ट अटैक से हो जाती है। ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक और स्ट्रोक मतलब जो पैरालिसिस है, उसमें एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन करता है, बशर्ते आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं है तब। बच्चों को हो रहे हार्ट अटैक और ब्लड प्रेशर का कोरिलेशन उतना सिग्निफिकेंट नहीं। इसमें एक डिमार्केशन है 40 साल के ऊपर। तो जो 40 साल से ऊपर है उनमें हार्ट अटैक होने के मुख्य कारण है बीपी और शुगर। जो 40 साल से नीचे हैं, यानी कि जो हमारी यंगर जनरेशन है, उसमें हार्ट अटैक होने का मुख्य कारण है धूम्रपान, स्मोकिंग हार्ट अटैक होने का खतरा 13 गुना बढ़ाता है। ब्लड प्रेशर हार्ट अटैक होने का खतरा 5 से 6 गुना बढ़ाता है। तो ब्लड प्रेशर जो है वो एल्डरलीज में कंट्रीब्यूट करता है, जैसा कि मैं फिर से कह रहा हूँ, बशर्ते अगर उन्होंने बीपी की दवाई बंद की है, ठीक है। क्योंकि जो पैरालिसिस होता है लोगों को, उसमें सबसे मुख्य कारण रहता है कि वो बीपी के मरीज़ थे, कहीं ट्रैवल करने के लिए गए या उन्होंने 2-3 दिन अपना ब्लड प्रेशर नपवाया, उनको लगा नॉर्मल आ रहा है और उन्होंने दवाई बंद कर दी। दवाई बंद करने के बाद एकदम से ब्लड प्रेशर बढ़ता है और उनको स्ट्रोक होता है, ब्रेन में हीमरेज हो जाता है, ब्रेन में ब्लीडिंग हो जाती है और उनको लकवा मार जाता है। तो ये जो एक धारणा है, इसके थ्रू 2 पॉइंट्स जाते हैं कि एक कि ब्लड प्रेशर जो यंग में उतना कंट्रीब्यूटरी नहीं है, एल्डरलीज में कंट्रीब्यूटरी, जो सीनियर सिटीजन है उसमें ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक और स्ट्रोक का एक कंट्रीब्यूटरी फैक्टर है। और ब्लड प्रेशर की दवाई अगर हम रेगुलरली नहीं लेते हैं या इंटरप्ट करते हैं, बंद करते हैं, तो हमारा रिस्क बढ़ता है, ना कि जब हम ब्लड प्रेशर की दवाई खा रहे हैं और हमारा बीपी कंट्रोल में है, तब हार्ट अटैक और स्ट्रोक होने का खतरा उतना सिग्निफिकेंट नहीं रहता है। बिल्कुल सर, मेरा आपसे ये भी सवाल रहेगा, क्योंकि बीपी की जब हम ब्लड प्रेशर की बात करते हैं तो कुछ पेशेंट होते हैं जिनका ब्लड प्रेशर हाई होता है, कुछ पेशेंट होते हैं जिनका ब्लड प्रेशर लो होता है। तो ये ज़्यादा खतरनाक कौन सा होता है? क्योंकि हम कई बार सुनते हैं कि लोग ये कहते हैं कि जो हाई ब्लड प्रेशर वाले लोग होते हैं उनको हार्ट का खतरा ज़्यादा होता है, लो ब्लड प्रेशर वालों को शायद नहीं होता है, ऐसा हमने सुना। इस प्रश्न को 2 हिस्से में मैं तोड़ देता हूँ। हाई ब्लड प्रेशर की हमने कैटेगरी बना के रखी है, स्टेज 1, स्टेज 2 और फिर एक्सेलरेटेड और रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन। तो किसी का अगर ब्लड प्रेशर 140-90 है तो मुझे उसका ब्लड प्रेशर 130-90 की रेंज पे चाहिए।
140 बढ़ा हुआ है तो मैं स्ट्रेट अवे उसको दवाई नहीं लिखूंगा। कई बार डॉक्टर की क्लिनिक में बैठने से भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, जैसा अभी हम एग्जाम का जिक्र कर रहे थे और बिल्कुल। ऐसे सिचुएशन का जिक्र कर रहे थे। इसको व्हाइट कोट हाइपरटेंशन बोलते हैं कि डॉक्टर के पास आप आए, घर में आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल था, जैसे ही आप डॉक्टर के पास बैठे उसने बीपी नापा, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ गया। तो इस व्हाइट कोट हाइपरटेंशन को दवाइयों की ज़रूरत नहीं रहती है। तो डॉक्टर बोलते हैं आप घर में जाके अपनी बीपी मॉनिटर कीजिएगा 3-4 दिन बाद और मेरे पास आइएगा। अब अगर किसी का ब्लड प्रेशर 150 160 है, या जो लास्ट में टर्म यूज़ की एक्सेलरेटेड हाइपरटेंशन 180 190, तब हमें स्ट्रेट अवे दवाई उनको स्टार्ट करनी है। तब उनको दवाई स्टार्ट करनी है, उनको 1 हफ्ते बाद डॉक्टर के पास फॉलोअप करना है कि उनका बीपी कंट्रोल में है कि नहीं। अब प्रश्न का दूसरा हिस्सा, जिनका बीपी लो रहता है। बीपी लो जिनका ब्लड प्रेशर 100 के नीचे रहता है, या जिनको लक्षण हो रहे हो। लक्षण मतलब अगर वो चेयर से उठे और एकदम से उनके आंखों के सामने अंधेरा हो गया, वो चक्कर खा गए, ये है बीपी लो होने का लक्षण। बीपी हाई होने का कोई सिम्टम्स नहीं होते, इसलिए हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर को हम साइलेंट किलर कहते हैं। लोग अक्सर ये सवाल करते हैं कि अगर उनका ब्लड प्रेशर 200 है कि सर मेरे को तो कोई लक्षण नहीं है, मैं चल के आया हूँ, गाड़ी चला के आया हूँ, 150 किलोमीटर दूर से आया हूँ, 200 किलोमीटर दूर से आया हूँ। तो उनको ये बताना पड़ता है इस बीमारी का कोई लक्षण नहीं रहता। ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा सा हेडेक, ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा खुद की दिल की धड़कन महसूस होना, ये इसके लक्षण रहते हैं। तो अगर आपकी रीडिंग बढ़ी हुई आ रही है ब्लड प्रेशर में, तो उसकी हम स्टेजिंग करते हैं। जो आपका प्रश्न है मैं वापस लेके आता हूँ, उसमें स्टेजिंग के अकॉर्डिंग हम दवाइयाँ स्टार्ट करते हैं। लो ब्लड प्रेशर के अगर लक्षण हैं तब वो खतरनाक है। अगर मान लीजिए किसी का ब्लड प्रेशर 100/70 है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। अगर किसी का ब्लड प्रेशर 90/60 है लेकिन उनको कोई लक्षण नहीं हो रहे हैं, तो वो जाके बस एक बार कार्डियोलॉजिस्ट से मिल लें, कंफर्म कर लें कि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके हार्ट के वॉल्व वगैरह सब कुछ नॉर्मल काम कर रहे हैं, और उसके लिए उनको वरीड होने की ज़रूरत नहीं। ओके सर, अभी हम हार्ट की बात की और मेरे दिमाग में एक सवाल आया, क्योंकि लोगों के मन में बहुत सारी अलग अलग इसको लेकर कहानियाँ हैं, लोग अलग तरीके से देखते हैं। हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट, लोग सोचते हैं कि दोनों एक अलग अलग टर्म ज़रूर हैं, लेकिन स्थिति मरीज़ की एक जैसी हो जाती है। तो क्या कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक सेम होता है? नहीं, इसमें मैं एक टर्म और जोड़ देता हूँ रसिका, वो है हार्ट फेलियर। तो क्या होता है कि एक ही घर में मान लीजिए किसी एक की डेथ हुई है, 3 रिश्तेदार अलग टर्म्स यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि वो ज्ञान नहीं है कि तीनों क्या टर्म है। हार्ट अटैक वो होता है जिसमें हार्ट को खून सप्लाई करने वाली 3 नली रहती है। हार्ट एक मांसपेशियों का बना हुआ अंग है जिसे खून सप्लाई की ज़रूरत होती है, न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। तो ये जो अंग है इसको 3 नलियाँ खून सप्लाई करती हैं। अगर उन तीनों में से कोई भी एक ब्लॉक हुई तो हार्ट अटैक होगा। जिस दीवार को खून सप्लाई बंद हुआ है, हार्ट एक इस तरीके का स्ट्रक्चर है ट्रायंगुलर टाइप का, जिस दीवार को नली खून सप्लाई करना बंद की, वो दीवार का मूवमेंट बंद हो जाएगा, ये हार्ट अटैक है। अब हार्ट अटैक होने के बाद हमारे हार्ट की पंपिंग कम हो जाती है। नॉर्मल पंपिंग 60% है। इकोकार्डियोग्राफी करके एक टेस्ट रहता है, उसमें पता चलता है इजेक्शन फ्रैक्शन कि हमारे हार्ट की नॉर्मल पंपिंग 60 to 65%। अब अगर ये पंपिंग अटैक की वजह से घट के 40% 30% हो गई, तब ये जो टर्म कहलाता है हार्ट फेलियर कहलाता है। और तीसरा आपने बोला कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट का मतलब है दिल का धड़कना बंद हो गया, ठीक है। फिर इसमें सीपीआर भी काम नहीं करता? इसमें कार्डियक अरेस्ट में ही वो इंडिकेशन है जिसमें आपको सीपीआर स्टार्ट करना है। हार्ट अटैक में नहीं सर? हार्ट अटैक में नहीं। हार्ट अटैक में आपका पेशेंट चलता फिरता रहेगा, उसे चेस्ट पेन हो रहा होगा, तो उस आइडियली हार्ट अटैक के पेशेंट को आपको सबसे पहला चीज़ करना चाहिए, हेल्प के लिए पूछना चाहिए। आपके चाहे पहचान का व्यक्ति हो, पहचान का नहीं हो, जस्ट गो एंड आस्क फॉर हेल्प कि आप मुझे हॉस्पिटल तक पहुंचा दीजिए। हार्ट फेल का जो पेशेंट है उसकी सांसें फूलना, ठीक है, लेटने में सांसें फूलना, रात को वो सो नहीं पाते हैं, 2-3 पिलो रखते हैं तकिया के नीचे, ये इंडिकेशंस है कि पेशेंट का हार्ट फेल हो रहा है। कार्डियक अरेस्ट में हमें समय नहीं मिलेगा। कार्डियक अरेस्ट में विदिन 15 to 30 सेकंड्स आपको सीपीआर स्टार्ट करना है, और एल्स पेशेंट को परमानेंट डैमेज होने लगेगा। ओके सर, जो लोग आज ये इंटरव्यू देख रहे हैं, क्योंकि हम आज वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे पर ये बात कर रहे हैं कि हाइपरटेंशन होता क्या है, बीपी कैसे कंट्रोल लोगों को रखना चाहिए, क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को जो आज आपका ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं? बीपी की दवाई छोड़ना एक गुनाह है। आप अपना मोबाइल नहीं भूलते हैं, आप अपने गैजेट्स नहीं भूलते हैं, आप तरह तरह के जो अपनी कीमती चीज़ें हैं वो नहीं भूलते हैं, तो आप बीपी की दवाई भी ये एक्सक्यूज़ देके नहीं बोल सकते कि मैं भूल गया। सेकंड कि आज की डेट में मैंने नई जनरेशन को ये मैसेज देखा है कि उनको सब पता रहता है कहाँ पे क्या चल रहा है, यूएस ईरान वॉर में क्या चल रहा है, हम डॉलर के मुकाबले रुपए कितना है, दे नो एवरीथिंग। विराट कोहली की कितनी सेंचुरी हुई है, लेकिन अगर मैं किसी से पूछूं कि आपका नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना रहना चाहिए, उन्हें मालूम नहीं है। तो ये आपका शरीर है, ख्याल डोनाल्ड ट्रंप नहीं रखेंगे, आपको खुद रखना पड़ेगा। बहुत खूबसूरत बात आपने कही और बहुत अच्छे से समझा भी दिया। सर, अगर हम NHMMI हॉस्पिटल की बात करेंगे, क्योंकि उनका एक अलग हार्ट यूनिट है और बहुत अलग तरीके से विथ
गुड टेक्नोलॉजी वहाँ काम हो रहा है, तो हमारे दर्शकों को भी बताइएगा कि कैसे NHMMI अपने हार्ट पेशेंट्स का ख्याल रख रहा है। NHMMI पिछले 15 वर्षों से इस शहर पे है। 24/7 हम लोगों ने अपनी कार्डियक फैसिलिटी चालू करके रखी है कि हार्ट अटैक का कोई पेशेंट है उसके लिए एम्बुलेंस से लेके इमीडिएट ट्रीटमेंट की सारी सुविधाएं हैं। लेटेस्ट जो हमारा कैथ लैब है जहाँ पे ये हार्ट का ऑपरेशन होता है, ये सबसे एडवांस कैथ लैब है। इसके अलावा हमारी जो मशीनरी है, इंट्रावेस्कुलर अल्ट्रासाउंड करके एक मशीनरी है, उसकी टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जाऊँगा मैं, वो सारी चीज़ें अवेलेबल है NHMMI में। और सबसे बड़ी बात है एम्पैथी, जो एक मरीज़ को उस समय और परिवार को एक चीज़ जिसकी ज़रूरत होती है, सहानुभूति, कि कोई आए उस समय फैमिली को और ये बोले कि हम हैं, सब ठीक हो जाएगा। आई थिंक सिर्फ NHMMI नहीं, सारे डॉक्टर्स नहीं सर, मुझे लगता है कि जो भी इंटरव्यू आपका देखेंगे वो समझ जाएंगे, जैसा कि आपने कहा कि उन्हें ये फील होना चाहिए कि हम हैं, सब ठीक हो जाएगा। और जो पेशेंट आपके पास आएंगे, मुझे नहीं लगता है कि उनका बीपी हाई होगा, बल्कि उनका बीपी आप कंट्रोल ज़रूर कर देंगे, क्योंकि द वे यू स्पीक और आप समझा रहे हैं लोगों को। और यही उम्मीद मैं करती हूँ कि जो दर्शक आज इंटरव्यू आपका देख रहे हैं उनको ये समझने मिलेगा कि हाइपरटेंशन मतलब बीपी का फ्लक्चुएशन, लेकिन बीपी के फ्लक्चुएशन से डरने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर थोड़ी सी भी परेशानी हो तो डॉक्टर स्नेहिल गोस्वामी से आप कंसल्ट कर सकते हैं। सीधे जाइए NHMMI और डॉक्टर साहब से मिलिए, और बीपी मुझे लगता है आपका फिर बिल्कुल कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि मेरा बीपी तो अभी कंट्रोल हो गया सर की बात सुनकर। बहुत बहुत शुक्रिया सर विस्तार न्यूज़ से खास बातचीत करने के लिए। और चलिए इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खबरों के लगातार अपडेट्स के लिए बने रहे विस्तार न्यूज़ के साथ। नमस्कार।